इविल गॉड्स ने डिसेंड कर लिया है, दुनिया को केओस के अपोकलिप्स में धकेल दिया है, जिसमें ह्यूमंस ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। हमेशा की तरह हमारा एमसी अपनी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के धोखे का शिकार होता है, पर किसी तरह से वो मैजिकली टाइम में वापस चला जाता है ताकि सब कुछ बदल सके। इसके साथ ही उसे फ्लेम्स को कंट्रोल करने की पावर मिलती है और एक पूरी प्रिजन ऑफ इविल गॉड्स उसके डिस्पोजल में आ जाती है। इस प्रिजन में टाइम रुक जाता है। वो बिना स्पॉलेज की चिंता के फूड स्टोर कर सकता है और एनिमल्स और कैप्टिव्स को भी बिना एस्केप या स्टारवेशन के डर के रख सकता है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। एक ब्लड मून उगा रूइंड सिटी के ऊपर, शैटर्ड मेट्रोपोलिस के रबल में हमारे एमसी ज़ियान पिटे हुए, खून से भीगे और टूटे हुए पड़े थे। दूर में डीमंस ने बिना किसी मर्सी के लोगों पर हैवॉक मचाया। पावरफुल स्ट्राइड्स और लिम्स के साथ जो स्काईस्क्रेपर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, उन्होंने कंक्रीट को पेपर की तरह फाड़ दिया। डीमंस के कमांड में ज़ॉम्बीज की आर्मी थी, अनडेड मॉन्स्टर्स जो ह्यूमन फ्लेश के लिए भूखे थे। कुछ ही सर्वाइवर्स डेस्परेट क्लिंग कर रहे थे, फेडिंग होप ऑफ सर्वाइवल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ज़ायन को बार बार कुचला और मारा गया जब वो जमीन पर गिरा था। एक विच उसके दुख पर हंसी उड़ाते हुए खड़ी थी। उसने उसके जख्मी बॉडी पर गैसोलीन डालना शुरू किया, हर इंच को कवर करते हुए। विच और एक केपर्ड विलन उसे सार्कास्टिक अलविदा कहने लगे, अपने चुराए हुए ट्रेजर्स को फ्लॉन्ट करते हुए। केपर्ड विलन ने ज़ायन की सबसे प्रेशियस चीज ले ली थी, टोकन ऑफ द 6 ग्रेट हेल्स। ज़ायन ने उस आदमी की तरफ देखा जिसे कभी अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था, जब गैसोलीन उसके खुले जख्मों में जलन कर रही थी। इस पल भी उसका एक ही कंसर्न था, उसकी खोई हुई छोटी बहन की सेफ्टी। विलन ने टोकन को एक्टिवेट किया और एक मॉन्स्टरस बियर की पावर को समन किया, जो अपने विक्टिम्स के स्कल से बनी नेकलेस पहने हुए था। एक स्मग ग्रिन के साथ विलन ने बताया कि ज़ायन की प्यारी छोटी बहन को उसकी न्यूसेंस होने की वजह से पहले ही दर्दनाक मौत दी जा चुकी थी, लेकिन उसके प्योर ब्लड का अब भी कुछ यूजफुल पर्पस था। ज़ायन जितना गुस्से में था, उतनी ही कमजोर उसकी स्ट्रेंथ थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। लड़ना तो दूर की बात थी। बाकी सर्वाइवर्स जो अब भाग रहे थे, उस विलन को उम्मीद की नजर से देख रहे थे। वो शुजुन कहलाता था, सबसे पावरफुल एबिलिटी यूजर जो गॉड्स का ब्लेस था। विच को अपनी बाहों में उठाते हुए शुजुन उड़ा और ज़ायन को एक क्रूएल पार्टिंग गिफ्ट दिया, एक लिट लाइटर जो उसे जिंदा जलाने के लिए उसकी तरफ फेंका। इसी बीच जायंट डीमन अपने डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर था, जब तक वो समन बियर से टकरा नहीं गया, जो अपने रिस्ट्रेन से आजाद हो चुका था। ये गार्गेंटुअन बीस्ट्स एक फुल ऑन कैजू बैटल में उलझ गए और इसी बीच ज़ायन का बॉडी फ्लेम्स में जलने लगा। ज़ायन ने अपने दांतों को कसकर उस एग्नेजिंग सेंसेशन को झेला, जिसमें उसका स्किन क्रिस्प बन रहा था, दिल से एक बार फिर से स्टार्ट करने की विश करते हुए। ज़ायन ने कसम खाई कि अगर आफ्टर लाइफ होती है तो वो अपने दुश्मनों को बिना सजा दिए नहीं छोड़ेगा। नफरत और दर्द से भरकर उसका राइट आई फ्लेम्स के साथ असिमिलेट हो गया जब उसने एक प्लेफुल आवाज को अपनी विश ग्रांट करते हुए सुना। उसकी हार्ट बीट धीमी पड़ गई और एक आखिरी धड़कन के साथ टाइम का फ्लो रिवर्स हो गया। उस फायरी पावर ने उसकी आंख में कॉलिस किया और उस फिजिकल और इमोशनल पेन को उसकी सोल पर ज़ायन ने अपने बेड के कंफर्ट में आंखें खोली, पसीने में डूबा हुआ जैसे किसी लंबी और भयानक नाइटमेयर से उठा हो। उसके वूंड्स और बर्न्स गायब हो गए थे। क्या मौत के करीब सुनी हुई वो आवाज सच में रियल थी? उसने अपने बेड पर इधर उधर तलाशी ली और अपना फोन मिला। डेट थी जुलाई 1, 2028, पूरे 3 दिन पहले, जब अपोकलिप्स शुरू होने वाला था। जल्दी से एक शर्ट डालकर वो बाथरूम भागा, अपने होश में आने और जो अभी अभी एक्सपीरियंस किया उसका मतलब समझने के लिए। उसके लिए अब भी यकीन करना मुश्किल था कि सब कुछ फिर से स्टार्ट हो चुका था। उसने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी महसूस किया। बस एक फर्क था उसकी राइट आई में, जो पेल गोल्ड कलर में बदल चुकी थी, उस फायर सीड के वजह से जो उसके अंदर तब छोड़ा गया था जब वो जिंदा जल गया था। उसने जल्दी से अपने आप को शांत किया और सिचुएशन को सरप्राइजिंगली फास्ट अडेप्ट कर लिया। सूट पहना और बाहर निकला, अपने सराउंडिंग्स को देखने लगा। उसका नेबरहुड उतना प्रिटी नहीं था, लेकिन 3 दिन बाद और बुरा लगने वाला था। अपोकलिप्स आएगा, कई ह्यूमंस ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे
और साथ ही स्ट्रेंज गॉड्स का डिसेंड होगा। कुछ ह्यूमंस अपनी प्रोटेक्शन के लिए पावर्स अवेकन करेंगे, पर रेजिस्टेंस आखिर में बेकार ही होगी। शहर एक हेल्सकेप बन जाएंगे, डीमंस से भरे हुए, जिसमें कुछ सर्वाइवर्स लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। उसकी गर्लफ्रेंड विच रूलन और उसका बेस्ट फ्रेंड वो धोखेबाज शिजुन बिना पल के झपकाए उसका धोखा देंगे। इसी बात पर रूलन का फोन आ गया। जायन ने फोन उठाया और उसकी शार्प आवाज तुरंत चिल्लाने लगी। उसने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने फोन तुरंत क्यों नहीं उठाया। क्या वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है? रूलन हमेशा ऐसी ही थी। जब भी उसकी मर्जी के अगेंस्ट कुछ होता, वो रिलेशनशिप एंड करने की धमकी देती। पहले उसका बेवकूफ और पथेटिक सेल्फ उसे खुश करने की कोशिश करता, पर अब उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने बस कैजुअली श्योर बोल दिया, जो विच को कंफ्यूज कर गया, जो एक्सपेक्टेड थी कि वो पपी की तरह माफी मांगेगा। आखिर में जायन ने थककर रूलन से ब्रेकअप कर लिया, उसके चालाक तरीकों से तंग आकर। अब वो एक ग्लोरिफाइड सर्वेंट बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने फोन रखा और अपनी पॉकेट में डाल दिया। थोड़ी सी शांति पाने के बाद उसे पता था कि उसके पास लिमिटेड टाइम में बहुत काम करना है और उसे जल्दी करना पड़ेगा। इसी वक्त रूलन अपने घर में फोन को गुस्से से फेंक देती है, क्योंकि उसके कर्सेस शुरू करने से पहले ही फोन कट गया था। उसका डॉग उस पर इतनी जल्दी हैंग अप और ब्लॉक कर गया। विच और अभी अभी अपनी अफेयर वाली राउंड से खत्म हुए थे। जिजू ने पूछा कि क्या जायन को उनके छुपाए राज का पता चल गया है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं लगता था। रूलन ने अपने लूजर को अपने कंट्रोल में रखा था। वो कभी उसके ऑर्डर्स या डिमांड्स को डिसोबे नहीं करता था। शियुन बस हंसता रहा। उससे भी ज्यादा उसके फादर के मैसेज में इंटरेस्टेड था, जो पुरानी फैमिली हेयरलूम्स को कलेक्ट करने के बारे में था, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला था। रूलन को याद आया उसके लूजर बॉयफ्रेंड ने किसी फैमिली एयरलूम टोकन का जिक्र किया था, और याद आया कि वो सेंचुरीज ओल्ड आर्टिफैक्ट एक्सवा की बहन के पास था। उसे लगा उसका डॉग हमेशा माफी मांगने उसके पास वापस आएगा। उस वक्त वो बस उस टोकन की डिमांड करेगी। ने अपने इंजेन्युइटी से खुश होकर विच को पास खींच लिया और दोनों एक और राउंड के लिए चले गए। जो टोकन वो डिस्कस कर रहे थे वो एक पुअरली मेंटेन्ड पुरानी स्लैब थी। इसी वक्त जायन अपने सिस्टर के स्कूल पहुंच गया 30 किलोमीटर दूर एक कैब में, टोकन लेने के लिए, और अपना दिन का काम भी डिच कर दिया। शियुन ने उसके आंखों में चेंजेस को लेकर सवाल किया, पर उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बस अपनी छोटी बहन से पूछा कि क्या वो अपने बड़े भाई पर भरोसा करती है। दोनों चाइल्डहुड से ही क्लोज रहे थे, तो ऑफ कोर्स उसने भरोसा किया। बचपन से दोनों एक दूसरे पर ही रिलाय करते आए थे। अगर एक इंसान पर शियुन बिना किसी डाउट के भरोसा कर सकती थी, तो वो जायन ही था। उसने जानते हुए कि उसका भाई जो भी करता है उसके भले के लिए ही करता है, ये सब सोचकर जायन ने उससे कहा कि अपने सामान पैक कर ले और तुरंत उसके साथ चले। उसने मना नहीं किया, बस 2 घंटे की मांग की प्रेपरेशन के लिए। जायन सोच रहा था कि उसने और एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं मांगा। जैसे ही वो अपनी चीजें पैक करने के लिए भागी, उसने कसम खाई कि इस बार शियुन को सेफ और साउंड रखेगा। ये करने के लिए उसके पास फैमिली एयरलूम होना जरूरी था, जो उसके हाथ में था। उसे बस इतना याद था कि शिजुन ने किसी तरह का पोर्टल खोला था और उस पुरानी चीज का इस्तेमाल करके एक जायंट बीस्ट को समन किया था। वो सोचने लगा कि उस स्नेक ने आखिर ऐसा मिथिकल काम कैसे किया। अचानक उसकी गोल्डन आई में जो फायर सीड था वो निकलकर टोकन के सरफेस पर लग गया। उस आग की हीट ने रस्टी एक्सटीरियर को मेल्ट कर दिया और असली टोकन सामने आ गया, एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो 6th ग्रेड हेल से कनेक्टेड था। जायन अचानक एक वार्म होल के अंदर खींच लिया गया, टोकन के सेपरेट डायमेंशन में ट्रैवल करते हुए। पोर्टल ने उसे एंड में एक अलग रियल में स्पिट किया, जो परपेचुअल डार्कनेस से भरा था। बीच में एक जायंट टावर था, जिसमें अनेक क्रिम्सन चेन्स हर डायरेक्शन में फैले हुए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या देख रहा है। टावर के अंदर हर तरह के एराज के मॉन्स्टर्स और डीमंस लॉक्ड अप थे, एस्केप करने की डेस्परेट कोशिश करते हुए। सबने अपनी आंखें उस पर गाड़ रखी थी जैसे ही वो एंट्रेंस की तरफ उतर रहा था। मॉन्स्टर्स और डीमंस ने उससे डराने की कोशिश की अपनी स्नाल्स और ग्लेयर्स के साथ,
और सरप्राइजिंगली ये काफी असर डाल रहे थे। तभी एक लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन टावर पर अनगॉडली फोर्स के साथ स्ट्राइक हुई, जैसे वो मॉन्स्टर्स को टारगेट कर रही हो, जो जायन को इंटिमिडेट करने की हिम्मत कर रहे थे। हर एक ने पेन भरी मौत झेली जब डिस्ट्रक्टिव पावर ने उनके ग्रोटेस्क बॉडीज को चीर दिया। ये क्योटिक ट्रिब्यूलेशन जैसे जायन से भी कनेक्टेड थी और एक मिस्टीरियस पावर मॉन्स्टर्स को टावर के अंदर सप्रेस कर रही थी। तभी उसने वही प्लेफुल आवाज सुनी जो उसने अपनी डेथ से पहले और टाइम रिवर्स होने से पहले सुनी थी। वो मिस्टीरियस एंटिटी के लिप्स एक स्माइल में कर्व हुए, उसके फैंग्स दिखते हुए। जायन तुरंत अलर्ट हो गया और उस ह्यूमैनॉइड क्रीचर को घूरने लगा जो उसके सामने थी। उसने अपना नाम सुदाजी बताया, एक खूबसूरत 9-tailed फॉक्स, और जायन को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया न्यू हेल्स प्रिजन वार्डन के रूप में। 10,000 सालों पहले इमॉर्टल एम्परर ने 12 इमॉर्टल्स, टैबी, टांग, द 3 प्योर वंस, ग्वानिन, फ्यूकी, शानू और दूसरे को बुलाया था ताकि वो मिलकर डीमन सप्रेसिंग टावर को फॉर्ज कर सके। इसका फाइनल प्रोडक्ट 6th ग्रेट हेल कहलाया, हर एरा के इविल एंटिटीज का एक नाइटमेयर। इस टावर ऑफ एंडलेस पनिशमेंट में हर तरह के पावरफुल बीस्ट्स, मॉन्स्टर्स और डीमंस को उनके भयानक पापों के लिए लॉक किया गया था और वह डे एंड नाइट सोल बर्निंग हेवनली लाइटनिंग के टॉर्मेंट को झेलते थे। जायन के हाथ में जो वार्डन टोकन था वो सिर्फ एक ही की थी जो इस डरावने जगह का दरवाजा अनलॉक कर सकती थी। इसी वजह से सुदाजी ने उसे नई वार्डन कहा, क्योंकि ये उसका पहला वक्त था इस रियल में। फॉक्स ने उसे अंदर इनवाइट किया अपने प्रिजनर्स को चेक करने के लिए और उस जगह के बारे में डिटेल में बताने का प्रॉमिस किया। जैसे ही वो टावर के अंदर चले, सब कुछ समझने और जानने में इंटरेस्टेड होते हुए, जायन ने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया और उस ऑमिनस डोर की तरफ बढ़ा जैसे उसके पास कुछ खोना नहीं था। अंदर आते ही उसका वेलकम वायलेंट एनर्जी के वीव के साथ हुआ जो फर्स्ट फ्लोर पर बाउंस कर रही थी। सुदाजी ने उसे वार्न किया कि वो उन डांसिंग वेव्स से बच के रहे। इंस्टिंक्टिवली उसकी गोल्डन आई चमक उठी और एक कॉन्शियस ट्रेल ऑफ फायर समन किया जो उसे उस मैलेवोलेंट एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही थी। सुदाजी इंप्रेस थी कि उसने कितनी एफिशिएंटली टावर के पहले सरप्राइज को हैंडल किया। उसने उसकी आंखों में फ्लेम को नेदर फायर सीड कहा, जो शायद वही कैटलिस्ट था जिसने उसके लिए अंडरवर्ल्ड में डेथ के बाद लाइफ को रीस्टार्ट करना पॉसिबल बनाया। सुदाजी ने यह भी कॉन्फेस किया कि उसने उससे तब कांटेक्ट किया था जब उसकी लाइफ खत्म होने वाली थी। फॉक्स और जायब फैमिली के बीच एक गहरा बॉन्ड था। वो 6th ग्रेट हेल की गाइडिंग स्पिरिट थी काफी टाइम से और जायन को पैथेटिक विलन्स के हाथ मारे नहीं देख सकती थी। डेथ के पल पर उसका डिस्पेयर और गुस्सा उसकी फ्लेम एबिलिटी को जगाने का सबब बना, जो नेदर फायर सीड को इग्नाइट कर गया। सुदाजी ने उसे मदद करने में बस हल्का सा हाथ दिया था। ये एक बड़ा सवाल का जवाब था। अब जब अपोकलिप्स दोबारा पास आ रहा था, जायन अब जैसे पहले बेकार और लाचार था वैसे नहीं रहेगा। इस बार वो हर चीज अलग तरीके से करने के लिए डिटरमिन्ड था। टावर के बारे में ज्यादा जानने के लिए जायन ने सुदाजी से कहा कि वो आगे बढ़े और रास्ता दिखाए। उसने बताया कि 6th ग्रेट हेल को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया था जो जायन के सोल पावर पर डिपेंड करती थी। हर फ्लोर का दरवाजा तब तक नहीं खुलता जब तक वो उसके करंट लिमिट तक नहीं पहुंचता। जितना ऊपर जा सकता था उतनी ही ज्यादा पावरफुल इम्प्रिजन्ड क्रीचर्स मिलती, इसलिए उसे अपनी सोल पावर जल्दी बढ़ानी थी ताकि वो उनका सामना कर सके। अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही लाइट हो रही थी और सिर्फ एक ही एक्सेसिबल एरिया था जो प्रिजन सेल के पीछे था। वहां उसने एक फैमिलियर और टेरिफाइंग फिगर देखा, वैसे ही जाइगेंटिक बीस्ट जो शुजुन ने अपनी प्रीवियस लाइफ में समन किया और राइड किया था। जायन की क्यूरियोसिटी ने उसे थोड़ा ज्यादा पास ले गया और जैसे ही वो प्रिजन सेल के करीब गया, मॉन्स्टर ने अपना टेरिफाइंग वॉर क्राई दिया। जो कुछ भी आगे हुआ उसने उसके दिल को हिला दिया। वो मॉन्स्ट्रस बीस्ट अब कडली पेट जैसा बिहेव करने लगा और नए वार्डन को देखकर खुश लग रहा था। उसने जायन की तारीफ की कि वो जवान और प्रॉमिसिंग था और बताया कि टावर के प्रिजनर्स हजारों सालों से नए वार्डन का इंतजार कर रहे थे। बीस्ट ने अपनी सर्विसेज भी ऑफर की अगर जायन को कभी कुछ चाहिए हो। वो शर्मिंदा ब्लैक बियर भी
जायन को किस करने की कोशिश कर रहा था, पर सुदाजी ने उसे वार्डन के पास जाने की हिम्मत दिखाने पर किक मार दिया। आखिरकार फॉक्स बस चाहती थी कि वो पहला हो जो जायन को अपनी अफेक्शन दे। उसे वार्डन की अटेंशन के लिए कोई कंपटीशन नहीं चाहिए थी, और उसने शिकायत की कि ये 1000 साल पुराने डीमन किंग्स सिर्फ कुछ 1000 साल से इम्प्रिजन्ड है और ऑलरेडी अटेंशन हंग्री डॉग्स बन गए हैं। लेकिन सब लोग ब्लैक बियर जैसे नहीं थे। कुछ प्रिजनर्स ने यंग वार्डन को सिर्फ अपने टोकन पर रिलाय करते हुए बेइज्जत किया। वो चेंड अप बर्ड लाइक डीमन तो हेवनली लाइटनिंग को और 1000 साल तक सहना चाहता था, पर एक बच्चे के पैरों में गिरना नहीं चाहता था। सुदाजी और ब्लैक बियर के साथ लगता था कि टावर में कई लेजेंडरी क्रीचर्स रखे हुए थे। जायन ने अपनी नजर घुमाई जब तक वो ब्लैक बियर के नेक्स्ट डोर नेबर पर नहीं पड़ी। उसने डीमन का पीछा देखा। एक मस्कुलर बॉडी थी जिसमें डीमन विंग्स अटैच थे। डीमन ने अपना चेहरा दिखाया जिसमें शार्प बीक था। जायन ने इस डीमन को एंशिएंट कहानियों और मिथ्स में पहचाना, थंडर गॉड ले जेनजी। सुदाजी ने जायन की तारीफ की कि उसने तुरंत एक और प्रिजनर को पहचान लिया। उसने क्लैरिफाई किया कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स को सोल्जर्स, जनरल्स, कमांडर्स, किंग्स, सेजेस और आगे रैंक किया जाता है, क्योंकि जायन सिर्फ टावर के लोएस्ट लेवल तक ही एक्सेस कर सकता था। वो सिर्फ जेन लेवल क्रिमिनल्स देख सकता था। जितना वो स्ट्रांग होगा और ऊपर जाएगा, उतनी ही ज्यादा पावरफुल प्रिजनर्स उससे मिलेंगे। कहा जाता था कि टॉपमोस्ट लेयर में सेज लेवल इमॉर्टल क्रिमिनल्स रखे हुए हैं। सुदाजी ने लेडी नुआसाई से सुना था कि पहले टावर में गॉड लेवल बीइंग्स भी थे, लेकिन वो वक्त के साथ खो गए। फॉक्स ने यंग वार्डन को एडवाइस दी कि वो मेहनत करे और रैंक्स को असेंड करे ताकि वो पूरे प्रिजन को कंट्रोल कर सके। जायन थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गया था इस जिम्मेदारी के स्केल से। टावर उसके दिमाग से कहीं ज्यादा पावरफुल और स्कैरी था। लोएस्ट लेवल पर जो जेन लेवल बीस्ट्स थे, उनकी पावर ही इनफ थी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। टॉप फ्लोर के प्रिजनर्स तो वर्ल्ड एंडिंग नाइटमेयर्स होंगे, लेकिन जो भी अबॉमिनेशंस ऊपर बंद है, वो फ्यूचर में वार्डन के कंट्रोल में ही प्रिजनर्स होंगे। आने वाले अपकलिप्स में उसके पास अपने छोटे से सोल पावर के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनने का पोटेंशियल था। अभी इतना ही हो सकता था। जायन को और सोल पावर एब्जॉर्ब करना होगा ताकि वो और रूम्स को लाइट कर सके और ऊपर जा सके। सुदाजी ने यह भी एक्सप्लेन किया कि सोल पावर और अवेकन एबिलिटीज में फर्क होता है। एबिलिटीज को ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स के क्रिस्टल कोर से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सोल पावर सिर्फ गॉड्स को मार कर ही मिलती है। 3 दिन में जब वो डेटीज अर्थ पर डिसेंड करेंगे, उसका हंट ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। गॉड्स को मारने से पहले उसे सारी नेसेसरी प्रेपरेशन करनी होंगी। अचानक जायन अपने प्रीवियस लाइफ के बिजी एंटिक स्ट्रीट पर था। किसी ने एक बाइंडिंग इमॉर्टल रोप देखा था जो एक स्टॉल से मिल गया था और एक पावरफुल एबिलिटी यूजर बन गया था। इस वक्त वो ट्रेजर अब भी उस स्ट्रीट पर बेच रहा होगा। शुक्र है एंटिक डिस्प्ले से जो एनर्जी निकल रही थी वो उसके नेदर फायर सीड से नहीं बच सकती थी। कोइंसिडेंटली सॉन्ग फैमिली का हेड और शिजुन का बाप सॉन्ग टियान भी स्ट्रीट पर शॉपिंग कर रहा था अपने ट्रस्टेड एंटिक अप्रेजर एल्डर हैंग के साथ। सॉन्ग टियान ने जायन को स्टॉल्स के आसपास देखते हुए देखा और उस जवान के इंटरेस्ट को समझ नहीं पाया। उसने अपने बेटे को हमेशा याद दिलाया था कि ऐसे दोस्त चुनो जो किसी ना किसी तरीके से यूजफुल हो, और शिजुन ने एश्योरेंस दिया था कि जायन एक बस बेवकूफ लॉयल लड़का है जो आसानी से मैनिपुलेटेड किया जा सकता है। सॉन्ग टियान ने जायन को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी तलाश जारी रखी वैल्यूबल एंटिक्स के लिए। एल्डर हैंग ने उसे एश्योरेंस दिया कि उसकी डिसर्निंग आइज के साथ वो अच्छी हाल कर लेंगे। ये बहुत बुरा था कि जो एंटिक्स डिस्प्ले पर थे उनमें से ज्यादा कुछ भी यूजफुल नहीं था। सॉन्ग टियान अभी एक एंसेस्ट्रल वर्शिप से वापस आया था जहां उसने अपने एंसेस्टर से सुना था कि वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ढूंढने को कह रहे थे। उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसने डिसाइड किया
कि वो ट्राई करेगा। अचानक एल्डर हैंग एक गार्ड देखकर चमक गया जो एक एंटिक शॉप के डोर पर टाइट था। ओल्ड मैन तुरंत उसे ले जाने के लिए दौड़ा, पर किसी और ने उसे पहले ही ले लिया था। शॉप ओनर खुश था कि उसने एक और गलेबल कस्टमर मिल गया था जिसे वो स्कैम कर सके, लेकिन वो गलेबल कस्टमर जायन था। ओनर ने कुछ बेकार बातें कही और कहा कि वो गार्ड मिंग डायनेस्टी का आर्टिफैक्ट है और उसकी प्राइस 10,000 रखी। जायन ने तुरंत ऐसी महंगी प्राइस को देखकर हिला और उसने गार्ड को इंस्पेक्ट करते हुए कहा कि उसमें क्रैक्स है और वो सस्ती टूटी हुई स्ट्रिंग से बंधा है। उसने एंटिक की प्राइस को नेगोशिएट करना शुरू किया और अपना प्राइस 100 येन तक सेट कर दिया। शॉप ओनर ने गार्ड को उसके हाथ से निकाल लिया और कहा कि उससे चला जाए। उस मोमेंट पर एल्डर हैंग और सोंग टियान ने एंटिक इंस्पेक्ट करने के लिए आकर देखा, बिना ये जाने कि जायन ने पहले ही ट्रेजर फ्री में ले लिया था। ये वो सस्ती लाल रस्सी थी जो गोड के आसपास बंधी गई थी। कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये छोटी सी रस्सी आने वाले दिनों में इतनी वैल्यूबल हो जाएगी। ये थी एक मैजिकल ट्रेजर जिसे बाइंडिंग इमॉर्टल रोप कहा गया था। जायन बस अपने नेदर फायर सीड विजन की वजह से ही इसे देख पाया और चुपके से उस मैजिकल ट्रेजर को अपने पॉकेट में छुपा लिया। उसने थोड़ा मजा लेने और ट्रोलिंग करने का फैसला किया। अपनी पहले जिंदगी में उसकी छोटी बहन को सोंग फैमिली ने कैप्चर कर लिया था जब उसने एक टोकन चुरा लिया था। उन्होंने उसे एक ब्लड सैक्रिफाइस बनाया था किसी ट्विस्टेड रिचुअल के लिए। इस बार बड़ा भाई पूरी सोंग क्लैन को इसकी सजा देने का इरादा रखता था। एल्डर हैंग ने कंफर्म किया कि गोड में एक हल्की स्पिरिचुअल ऑरा थी जो एंशिएंट ओरिजिन की थी। उसने जरूर रस्सी की रेमनेंट पावर महसूस की होगी। ओल्ड मैन की विजन पर भरोसा करते हुए सोंग टियान ने गोड की कीमत पूछी। जायन ने थोड़ा इंटरप्ट किया और अंकल सोंग का ध्यान अपने तरफ खींचा पोलाइट ग्रीटिंग के साथ। अंकल सोंग ने ग्रीटिंग रिटर्न की और छोटी बातें की। जो शार्प बिजनेसमैन था, उसने जायन के एंशिएंट एयरलूम का जिक्र किया, कह के वो चाहता था कि बाद में उससे खरीदने की बात करें। इस बोल्ड प्रपोजल का जवाब देते हुए जायन ने अपनी आवाज उठाई और सोंग के वेल्दी टाइटल को इतना जोर से बोला कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने स्ट्रांगली इंप्लाई किया कि अंकल सोंग कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज खरीदना चाहता था। एंटिक स्ट्रीट पर पैसा कमाने के लिए भटक रहे लोगों के बीच जल्दी ही एक फैनेटिक्स का क्राउड स्टॉल के आसपास जमा हो गया, फेमस एल्डर हैंग को देखने के लिए। भूखे हाइनस ने गोड की शुरुआत की प्राइस 10,000 से ऊपर ऑफर की। अंकल सोंग को यह बिडिंग वॉर पसंद नहीं आई और उसने क्लेम किया कि वो पहले ही ट्रेजर ढूंढ चुका था। बिडिंग जल्दी ही 20,000 तक पहुंच गई और एंटिक एंथुजियास्ट्स ने प्राइस को 50,000 तक ऊपर ले जाने में देर नहीं लगाई जब शॉपकीपर ने बिडिंग वॉर को एनकरेज किया अपने पॉकेट्स भरने के लिए। ब्रूटल ऑक्शन के एंड तक अंकल सोंग को 70,000 देने पड़े। वो जो पहले सिर्फ 10,000 में खरीदने की सोच रहा था, उसने जायन की वजह से ओवरपे कर दिया। यंग मैन ने थोड़ी देर के लिए सोंग टियान से उसके फैमिली एयरलूम के बारे में बात की। अंकल सोंग ने पोलाइट रही और जायन से टोकन देखने को कहा। जायन ने अपने पॉकेट से जल्दी से टोकन निकाला और उन्हें दूर से देखने दिया। एल्डर हैंग ऑलरेडी देख सकते थे कि टोकन एक असली ट्रेजर था और वो उसे और क्लोज से देखना चाहते थे, लेकिन जायन ने जल्दी से टोकन वापस अपने पॉकेट में डाल दिया और उनका क्लोजर लुक लेने का रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया। अंकल सोंग ने जायन से अपनी दोस्ती का अपील किया और अपने डियर ओल्ड अंकल के लिए एक फेवर मांगा। जायन ने असर्ट किया कि उसका अब शिजुन से कोई लेना देना नहीं है और अगर कोई और बात नहीं थी तो वो अब चलने वाला था। आखिरी में अंकल सोंग ने बस आर्टिफैक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए कॉम्पेंसेशन दिया। जायन ने अपना फोन निकाला, उन्हें अपना पेपल आईडी दिखाया और 1 मिनट के इंस्पेक्शन के लिए 10,000 की मांग की। अगर उन्हें 5 मिनट्स चाहिए तो वो 50,000 देने के लिए तैयार था। अंकल सोंग ने अपने दांत पीसते हुए हार मान ली। वो बस लेफ्ट राइट स्कैम हो रहा था। अंकल सोंग ने बिग्रजिंगली पैसे ट्रांसफर किए और यंग मैन ने टोकन एल्डर हैंग को टॉस किया। जब सकर्स आर्टिफैक्ट के हर कोने को इंस्पेक्ट कर रहे थे, जायन ऑलरेडी अपना पैसा स्पेंड कर रहा था। उसने वाटर और फूड की काफी स्टॉक ऑर्डर की क्योंकि 6th ग्रेड हेल प्रिजन में कुछ खाली सेल्स थे जहां वो अपने सप्लाई स्टोर कर सकता था। सुदाजी ने उसे इन्फॉर्म किया
कि कोई भी आइटम जो अलग डायमेंशन में रखा जाए वो बदलता नहीं है, वो कुछ लाइव एनिमल्स भी वहां स्टोर कर सकता है। तो उसने कुछ चिकन्स भी मंगवाए। वो आखिरकार एक फॉक्स थी। उसने इतने एसेंशियल सप्लाईज खरीद लिए थे, रॉ इंग्रेडिएंट से लेकर पेरिशेबल्स तक, कि वेंडर्स को लग रहा होगा जैसे वो कोई फार्म शुरू कर रहा हो। ज्यादा समय नहीं लगा और उसके फंड्स खत्म हो गए। पैसे सच में जल्दी खत्म होते हैं आजकल। 5 मिनट बाद उसने ओल्ड डुओ से पूछा अगर उन्हें टाइम एक्सटेंशन खरीदनी हो, लेकिन अंकल सॉन्ग ऑलरेडी सोल्ड हो चुका था। वो टोकन खरीदना चाहता था। जब यंग मैन ने जवाब दिया कि वो बेचने के लिए रेडी है, तो पुराने आदमी खुशी से चमक उठे, लेकिन जो प्राइस उसने सेट की थी वो बहुत ज्यादा थी। जायन ने निगोशिएशंस 10 मिलियन से शुरू की और उनके चेहरे पर खुशी की जो छा गई थी वो 1 सेकंड में गायब हो गई। जायन ने जल्दी से टोकन वापस लिया और असर्ट किया कि ये एक एयरलूम है जो उसके परिवार में हजारों साल से चल रहा है। उसने कहा कि 1 करोड़ एक फेयर प्राइस है, लेकिन बस उन्हें अनरियलिस्टिक ऑफर दे रहा था। ये कहकर वो चला गया। एल्डर हैंग को लग रहा था कि टोकन एक असली एंटिक है, लेकिन इसका प्राइस लगभग 5 लाख होना चाहिए। ओल्ड अप्रेजर सोच रहा था कि वो नेगोशिएशन करके टोकन को 1 लाख में ले सकता है, लेकिन अंकल सॉन्ग को अब रीजनेबल मेथड से काम नहीं था। उसने एल्डर हैंग का धन्यवाद किया और उससे जाना कहा। रूथलेस बिजनेस मोगल ने अपने बेटे शिजुन को फोन किया और उससे कहा कि कुछ क्लैन मेंबर्स को भेजे जो जायन और उसकी बहन को ढूंढ ले। उसे टोकन और सिबलिंग्स दोनों एक साथ चाहिए थे। वो छोटा सा बच्चा इतने दिनों से उसे तकलीफ दे रहा था। बदला लेने के लिए उसने अपने एंसेस्टर्स के कहने पर एक यंग गर्ल का ब्लड सैक्रिफाइस करने का सोचा। शिजुन बस परफेक्ट कैंडिडेट था। जायन को ऑलरेडी पता चल गया था कि अंकल सॉन्ग अपना गंदा बदला प्लान कर रहा है, जो उसने उम्मीद की थी। उसने ये भी सोचा कि उस बास्टर्ड से ज्यादा पैसे एक्सटॉर्ट नहीं किए और वो बस अपने रिवेंज को शुरू कर रहा था। जायन सीधा अपनी छोटी बहन के डॉम गया और वहां शियुन उसके बाहर इंतजार कर रही थी। वो पूरी तरह से पैक हो चुकी थी और जाना के लिए रेडी थी। उसने उसका लगेज उठाया और अब बस घर जाने की तैयारी थी। जैसे ही वो जाने वाले थे, एक खूबसूरत और प्लैटिनम बाल वाली औरत दौड़ती हुई आई और दोनों भाई बहन को रोक दिया। लगता था जैसे वो पूरी रास्ते दौड़ कर आई हो, क्योंकि वो थोड़ी बेहाल लग रही थी। ये थी शियुन की होमरूम टीचर, मिस बाय। अपना सांस थोड़ा थामते हुए उसने पूछा कि शियुन अचानक स्कूल क्यों छोड़ गई थी, खासकर जब अगले दिन का एग्जाम था। एक ऐसा एग्जाम जो उसकी फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी था। जायन ने टीचर से अपना परिचय दिया और कॉन्फेस किया कि वो ही अपनी बहन को स्कूल से टेम्पररी लीव पर निकाल रहा था। मिस बाई ने आर्ग्यू किया कि उसकी क्लास की टॉप स्टूडेंट थी। उसे पता था कि दोनों सिबलिंग्स के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया था और जायन को अपनी बहन का ध्यान रखना पड़ता था। मिस बाई ने एक्सपेक्ट किया था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल गार्डियन बनेगा, न कि अपनी बहन के फ्यूचर को खतरे में डालेगा। उसने अपने सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट को बिना वैलिड रीजन के जाने देने से मना कर दिया, ये सोचकर कि शियुन का ब्राइट फ्यूचर था और जायन उसे बर्बाद कर रहा था। मिस बाई को पूरी उम्मीद थी कि जब तक जमीन फट नहीं जाती, शियुन को किसी भी वजह से ये टेम्पररी लीव नहीं लेना चाहिए। मिस बाई जल्दी समझ गई कि उसके शब्दों से उसने एक लाइन क्रॉस कर दी थी, पर वो बस अपने टॉप स्टूडेंट के लिए चिंतित थी। फैमिली मैटर्स में दखल देने का अफसोस करते हुए उसने फिर भी शियुन की एजुकेशन को कंटिन्यू करने पर जिद की। शियुन ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मिस बाई का शुक्रिया अदा किया कि वो उसकी बहन के बेस्ट इंटरेस्ट्स के लिए चिंता कर रही थी। अपनी ग्रैटिट्यूड के रूप में उसने टीचर को कुछ वैल्यूबल एडवाइस दी। सीरियस टोन में उसने कहा कि वो जल्दी से जितना हो सके फूड, वाटर, मेडिसिन और वेपन स्टॉक कर ले। सबसे जरूरी बात यह थी कि वो पेन किलर्स का एक बड़ा स्टॉक तैयार करे ताकि आने वाले मुश्किल वक्त को सहा जा सके। मिस बाई उसकी एडवाइस के ग्रिम इम्प्लीकेशन से हैरान हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो कि दुनिया सच में कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। चुप होकर दोनों सिबलिंग्स अपने घर की तरफ रुक कर गए। जायन के घर के अंदर शियुन ने अपने बड़े भाई से पूछा कि अब क्या प्लान है, अब जब वो वहां थी। वो नाइव नहीं थी। उसे पता था कि उसका भाई कुछ बड़ा प्रिपेयर कर रहा होगा जो अब होने वाला था। उसने खुलकर एडमिट किया
कि आने वाले दिनों में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, लेकिन अपनी बहन को अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कसम खाई। उसने टोकन को एक नेकलेस में बदल दिया और शुयून को पहना दिया। फिर वो कुछ देर के लिए बाहर गया और उसे कहा कि वो कभी भी किसी को भी दरवाजा न खोले, चाहे जो हो। शुयून अपनी चीयरफुल एटीट्यूड के साथ अपने बड़े भाई से प्रॉमिस किया कि जब वो वापस आएगा वो उसके लिए डिनर तैयार करेगी। उसके गले में पहने हुए टोकन से एक्सियन को कभी भी उसकी लोकेशन का पता चल सकता था। फिलहाल उसे जल्दी से ज्यादा फंड्स की जरूरत थी। जायन जब एलिवेटर से बाहर निकला तो उसने देखा कि विच लॉबी में उसका इंतजार कर रही थी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और गुस्से होते हुए सिबलिंग्स के बारे में बात कर रही थी। लाइन के दूसरे साइड पर वो सांप शिजुन था, जो रूलन को कह रहा था कि लूजर को बिजी रखो जब तक वो और उसके लोग अपना काम करते हैं। जैसे ही जायन ने अपना चेहरा दिखाया, विच ने अपने फेमिनिन चार्म का यूज किया और उसे बुलाया कि पुरानी यादों को ताजा करते हुए लेट नाइट स्नैक के लिए चले। जायन ने इस विच के साथ अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहा, इसलिए उसने उसे साइड में धकेल दिया। लेकिन रूलन या तो बहुत जिद्दी थी या फिर उसने सिचुएशन को समझा नहीं था। उसने उसका आर्म पकड़ लिया और पूछा कि क्या वह सच में उनसे ब्रेकअप कर चुका है। इतना कुछ होने के बाद उसे लगा कि एक्सियन बस चाइल्डिश जेलसी दिखा रहा है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए यहां तक आई थी। एक्सियन ने उसे एक और बार पुश किया, बस सोचकर भी कि कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में हो उसे घबराहट होती थी। उसने रूलन को वार्निंग दी कि अब से वो उससे दूर रहे। रूलन ने ऑफेंसिव होना शुरू किया, उसे अनग्रेटफुल कहकर। उसके शब्दों का अब उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो बिल्डिंग के बाहर चला गया, उस कन्नाइविंग विच को पीछे छोड़ते हुए। रूलन का ईगो टूट गया था और जल्दी ही वो वैसे ही डिमांडिंग वेस्ट स्पेस बन गई जो वो थी। जायन ने अपने घर का डॉक्यूमेंट्स हवा में लहराते हुए रूलन को बता दिया कि वो घर बेचने जा रहा है। विच परेशान हो गई। उसने सोचा था कि शादी के बाद वो घर उसे मिलेगा, क्योंकि वो इसे उनका शादी का घर समझ रही थी। न सिर्फ जायन उसे बेच रहा था, बल्कि वो उसे मार्केट प्राइस से भी काफी नीचे बेचने वाला था। जायन का बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने लिए खड़ा हो रहा था अब, फिर भी अपने पेरेंट्स के दिए हुए घर को बेच रहा था। वो घर एक प्राइम लोकेशन पर था, जो कम से कम 30 लाख का था। वो घर उसका एंड गोल था। इसे ही वजह से उसने उसे डेट किया। जल्दी सोचकर रूलन ने अपनी जेंटल डिमीनर को वापस दिखाया और पूछा कि वो प्रॉपर्टी कितने में बेचेगा, ताकि प्रोसेस जल्दी और आसानी से हो सके। वो घर को सिर्फ 10 लाख में बेचने वाला था। रूलन का चेहरा बदल गया। उसे लगा कि जायन को किसी मुश्किल में घिरा है और वो घर को बेचकर अपने कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है। जायन ने वो 10 लाख का ऑफर कंटिन्यू किया और रूलन के सामने इस प्रॉपर्टी को बेचने का टेम्प्ट किया। वो खुद के लिए उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहती थी, पर उसके पास अभी पैसे नहीं थे। उसके पास जो कुछ था वो 3 लाख अप फ्रंट था और बाकी बाद में देना था। लेकिन वो डील नहीं हो सकती थी। जायन को इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं चाहिए था, वो चाहता था कोल्ड हार्ड कैश। रूलन ने सोचा कि शिजुन सिबलिंग्स के साथ कुछ करने वाला है और जायन तो वैसे भी मरने वाला था। चाहे वो विच जायन को 10 लाख दे तो भी वो सब उसे वापस आएगा। उसे सिर्फ जायन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए ट्रिक करना था। आखिरकार विच ने डील को एक्सेप्ट किया और जायन को रियल एस्टेट ऑफिस जल्दी से बुला लिया। रियल एस्टेट ऑफिस में रूलन ने अपनी मां से फोन पर बात की ताकि बाकी का पैसा अरेंज कर सके और उसे ये गारंटी दी कि पैसा बिना किसी दिक्कत के वापस आ जाएगा। उसकी मां ने उसे क्रिटिसाइज किया कि वो ब्रोक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और अपना पैसा और फैमिली सेविंग्स उसके घर खरीदने में लगा रही थी। विच ने अपनी मां को गाली देने का सोचा, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वो अब भी सोच रही थी कि जायन बहुत जल्दी चला जाएगा। इम्पेशेंट होकर जायन ने रूलन से पैसा जल्दी देने को कहा ताकि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सके। विच को लगा कि जायन उसके फाइनेंशियल ट्रैप में आ गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अपने ट्रैप में फंस गई थी। जब अपकलिप्स आएगा तो दुनिया के हर प्रॉपर्टी का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अगर रूलन के पास अपनी और फैमिली सेविंग्स में 10 लाख नहीं होगा तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा और वो अपनी आखिरी चांस को भी खो देगा। डील कंप्लीट करते हुए
विच मुस्कुराते हुए जायन को अपने घर बुलाई ताकि सेलिब्रेट कर सके। इस बार जायन ने उसकी इनविटेशन को मना नहीं किया। जब सूरज डूबा, शिजुन और उसके गूंस हाथ में हथियार लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बैक साइड पे चल रहे थे। वो शियुन से बात करने वाले थे और वो अपने ब्रदर के लिए एक डीप कॉन्वर्सेशन करने जा रहे थे। बेचारी शियुन अपने ऊपर काम कर रही थी, अपने भाई के लिए खाना बना रही थी, बिना जाने कि क्या होने वाला था। उसे यह भी नहीं पता था कि जो टोकन उसने अपने गले में पहना था उसमें अजीब एनर्जी जनरेट हो रही थी। जल्द ही शिजुन और उसके गैंग के लोग अपार्टमेंट डोर के सामने खड़े हो गए। वो बास्टर्ड ने दरवाजा नॉक किया और शियुन से कहा कि वो उसे खोल दे क्योंकि वो उसका भाई का दोस्त था। शियुन ने दरवाजा के पास जाकर खोला, लेकिन वो जल्दी में नहीं थी। उसने शिजुन की आवाज पहचान ली थी, लेकिन उसने कहा कि उसका भाई घर पर नहीं है और उससे पूछा कि वह यहां क्यों आया। शिजुन अपने यूजुअल तरीके से हंसी से जवाब दिया कि उसे सब पता चल गया था। वो बास्टर्ड ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका भाई डिनर के लिए इंग्रेडिएंट्स लेने गया था, जबकि उससे पहले घर वापस आने के लिए कहा गया था। उसके शब्दों को सुनकर शियुन को लगा कि वो सच कह रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि दरवाजे के दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है। बेहोशी में उसने दरवाजा खोलने का हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे अपने भाई की वार्निंग याद आई कि वो कभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। उसके शब्दों ने तुरंत उसका फैसला बदल दिया। उसने अपने भाई पर ज्यादा भरोसा रखा था। शिजुन की तरफ मुड़कर उसने उससे कहा कि वो अपने भाई के लौटने तक इंतजार करे। उसका जवाब सुनकर वो बास्टर्ड गुस्सा हो गया। उसका फ्रेंडली मास्क हट गया और उसका टोन इरिटेट हो गया। उसने दिखावा करना शुरू किया कि वो इसलिए ऑफेंड हो गया है क्योंकि वो उससे डर रही थी और उस पर भरोसा नहीं कर रही थी, और उससे तुरंत दरवाजा खोलने की डिमांड करने लगा। लेकिन इस बिहेवियर ने बस चीजों को और भी खराब कर दिया और शियुन को और भी ज्यादा यकीन दिलाया कि उसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। जब उसका प्लान फेल हो गया, शिजुन ने और ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स लेने का फैसला किया। उसके एक दोस्त ने एक बॉक्स ऑफ टूल्स लाई थी और उनका प्लान था कि वो उन टूल्स का इस्तेमाल करके अपार्टमेंट में घुसेंगे। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लड़कों के लिए लॉक्स पिक करना कोई नया काम नहीं था, और ऐसा लॉक कुछ ही मिनटों में टूटना चाहिए था। जब उसका दोस्त लॉक पर काम कर रहा था, शिजुन ने शियुन से पूछा क्या उनकी फैमिली का सिंबल उसका है। अनजाने में उसने जवाब दिया कि उसके भाई ने ही वो उसे पहना था। उस बास्टर्ड का सवाल उतना मीनिंगफुल नहीं था। उसका सिर्फ एक मकसद था, शियुन को डिस्ट्रैक्ट करना जब तक उसकी गैंग लॉक तोड़ने में सफल होती। जल्दी ही उन्होंने लॉक तोड़ दिया और अगले ही पल में कुछ स्कम्बैग्स बैट्स के साथ अंदर घुस आए। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है एक बहलती हुई लड़की के घर में घुसने का? अगली बार उन्हें ज्यादा बड़े गैंग की जरूरत पड़ेगी ताकि काम पक्का हो। फिर सब कुछ जैसे सोचा गया था। उन्होंने शियुन को पकड़ लिया और शिजुन ने उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने बात की कि अगर वो पहले दरवाजा खोल लेती तो सब कुछ ज्यादा जल्दी खत्म हो गया होता। अब वो खुद को गॉड समझने लगा था, क्योंकि उसके पास वो रेलिक था जो उसके बाप ने चाहा था, और शियुन की बहन भी उसके पास थी। अब बस ये था कि उस बेइज्जत बास्टर्ड को झुका के उससे माफी मंगवानी थी। शिजुन के ग्रिप से अपने आप को आजाद करके शियुन ने पूछा कि वह ये सब क्यों कर रहा था, खासकर जब उसे लगा था कि वो उसके भाई का दोस्त है। शिजुन का कोई इंटेंशन नहीं था कुछ भी छुपाने का। उसने क्रेज्ड स्माइल के साथ जवाब दिया कि वो बस इसलिए उसके भाई का दोस्त था क्योंकि वह एक नादान इडियट था जिसे बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता था। उसने ये भी नहीं छुपाया कि उसने कई गंदी चीजें की थी और वो उन सबको जायन के ऊपर डालने की प्लानिंग कर रहा था। शियुन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन रियलिटी बहुत ही कठोर थी। शिजुन असली बास्टर्ड निकला। अपनी गंदी हरकतों का फखरी से जिक्र करता हुआ उसने अपने रिलेशनशिप को शियुन के भाई की गर्लफ्रेंड के साथ भी बढ़ावा दिया। उसके छूने का तरीका डिस्गस्टिंग था और शियुन ने उसे छोड़ने की मांग की, लेकिन उसके शब्दों से सिर्फ चीजें और खराब हो गई। उसकी प्ली के जवाब में बास्टर्ड ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, उसे कहकर कि वो बिल्कुल भी चीखना मत सोचना, वरना उसने धमकी दी कि वो उसे अपने सॉक से गैग कर देगा। शिजुन के दोस्त उतने ही स्कमी थे जितना वो खुद था। पूछ रहे थे
कि शियुन की एज सही थी या नहीं, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो खुद देख ले। कौन जाने क्या होता अगला कदम अगर किसी ने अचानक हंसना शुरू न किया होता। हंसने वाले का मालिक लड़कों की तरफ मोड़कर बोला, क्या तुमने कभी वाइन लेक और मीट फॉरेस्ट के बारे में सुना है? जैसे ही वो शब्द निकले, आसपास का माहौल जैसे जादू से बदल गया। कुछ ही पलों में लड़के अपने आप को एक लेक के बीच पाते हैं, जहां खूबसूरत लड़कियां उनके आसपास है। एटमॉस्फेयर इतना एन्चांटिंग था कि उन्हें यह समझने की जरूरत नहीं थी कि वो कहां है। ये लिटरली एक हेवनली प्लेस था, या कम से कम पहले नजर में तो ऐसा लग रहा था। लड़कियां उन्हें घेर कर प्यार से गालियां दे रही थी, मीट दे रही थी और उन्हें किंग्स बुला रही थी। जब उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें मीट पसंद आई, लड़कों ने कहा कि यह लाजवाब थी। कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक एटमॉस्फेयर में गलत बदलाव आया। एक सफेद बाल वाली लड़की, जो कि एक सिनिस्टर स्माइल के साथ खड़ी थी, ने कहा कि जो मीट वे खा रहे हैं वो उन्हीं का है। उसके बाद तुरंत सब लड़कियां गायब हो गई और लेक का पानी खून के रंग का हो गया। लड़कों के चेहरों से जो ब्लिसफुल स्माइल्स थी, वो अब डर और खौफ में बदल गई। जहां ये पैराडाइज था, वो अब एक असली हेल बन गया था। सुदाजी, जो ये सब जानबूझ कर रहा था, ने पूछा, क्या तुमने ये मेन्यू पसंद नहीं किया? जब ये बेइज्जत बास्टर्ड्स का दिमाग इल्यूजन की दुनिया में बंद था, असली दुनिया में वे तकलीफ में ये सब झेल रहे थे। उन्हें यह भी नहीं समझ आया कि उनकी सजा शुरू हो गई थी। शियुन, जो ये सब देखकर कर रही थी, उसे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा था। आखिरकार ये बास्टर्ड्स अपने सेंसेस पर आए। डर के मारे एक भटकी हुई आत्मा देखी, लेकिन उन्हें यह समझने का कोई आइडिया नहीं था कि इल्यूजन कहां खत्म होता और रियलिटी कहां से शुरू होती। शिजुन ने बाकी सबसे ज्यादा अपने आप को संभाला, लेकिन उसे भी ये समझ नहीं आया कि ये आत्मा का इल्यूजन कहां से आया। उसने और उसकी गैंग ने कई मासूम जानों का खून किया था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें एक छोटी सी लड़की के सामने डर और शक महसूस हुआ था। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उनके डर का रीजन वो अजीब टोकन हो सकता है। शिजुन ने उसे निकाला और उसे चिल्लाने लगा, उसे पुराना कचरा बोलते हुए कि ये उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन टोकन के अंदर छुपी पावर ने कुछ और ही सोचा। उसमें से एक क्लॉड पॉ निकला और जल्दी से शिजुन को समझ में आ गया कि असली कचरा कौन है। जब उसका चेहरा गहरे कट से भर गया, वो बास्टर्ड दर्द के मारे चीखा और टोकन को गिरा दिया, जो फ्लोर पर रोल करते हुए जायन के पैरों के नीचे आ गया। हमारा हीरो उसे उठाता है और अपार्टमेंट में घुस जाता है, बस वक्त पर वापस आकर उन गंदे क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए। शिजुन गैंग ने तुरंत समझ लिया कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन फिर विच रूलन आई और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही उसने घायल शिजुन को देखा, वो तुरंत उसके पास गई। बाकी गैंग के लोग अपने सेंसेस पर आ रहे थे और शिजुन ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वे हमारे हीरो को ट्रेजर के साथ जाने मत दें। शियुन को बस अपने भाई को होशियार रहने की वार्निंग देने का वक्त मिला। अपने न्यूमेरिकल एडवांटेज और बैट्स के साथ बास्टर्ड्स ने एक साथ अटैक कर दिया। सोच रहे थे कि जल्दी जीत जाएंगे, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसे ये लूजर्स बिल्कुल भी डर नहीं लगते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सुदाजी ने उसे वार्न किया था रेवन जनरल के बारे में, जो अपनी पावर से शन के चेहरे पर क्लॉ लगा चुका था, पर उसने ये जायन की परमिशन के बिना किया और टोकन की पावर खत्म कर दी। बियर जनरल को गुस्सा आया कि वो नहीं आ सकता और अपनी पावर दिखाना नहीं कर सकता, लेकिन हमारा हीरो खुश था। अगर वो आता तो हाउस डेफिनेटली टूट जाता। ये अपार्टमेंट इतनी पावरफुल क्रीचर्स के लिए बहुत छोटी जगह थी। उनका वक्त बाद में आएगा। वो अपने आप की ताकत से ये सारी लूजर्स की गैंग का आसानी से सामना कर सकते हैं। जायन को उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ज्वाला सीधे इन स्कमबैग्स पर चल पड़ी। जल रहे थक समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी शक्तिशाली ताकत देखी थी। जैसे आग अपने आप में इंटेलिजेंट हो। कमरे में कुछ भी नहीं जल रहा था, बस थक खुद जल रहे थे। आग बहुत गर्म थी और चाहे जितनी भी कोशिश करते फ्लोर पे घूमकर, वो उन्हें बुझाने में कामयाब नहीं हो रहे थे। पानी भी बेकार था, चाहे ये लूजर्स कितना भी उसे अपनी उधारी के लिए देखते रहे। आग तभी बुझी जब वो मारे गए। ये पहली बार था जब शिजुन और रूलन ने ऐसा कुछ देखा
और वो बिल्कुल शॉक थे। अब मैं बास्टर्ड शिजुन अपनी जान के लिए सच में डर गया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि जायन मैजिक यूज कर सकता है। डर के मारे विच रूलन ने जायन से कहा कि वो उनसे दूर रहे और याद दिलाया कि शिजुन उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। हमारे हीरो को ऐसे ट्रैश पर दया दिखाने का बिल्कुल मन नहीं था। शिजुन ने उसके घर आके उसकी बहन को हॉस्टेज बना लिया और एक टोकन चुराने की कोशिश की, जबकि रूलन, वो गंदी विच, उसे डिस्ट्रैक्ट और डिले करने का काम कर रही थी। उन्हें देखकर जायन को नफरत हो गई थी और वो अब भी पुरानी दोस्ती के बारे में याद दिलाने की हिम्मत कर रहे थे। शिजुन उठकर दुनिया का सबसे इनोसेंट इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, प्रिटेंड करते हुए कि वो समझ नहीं रहा कि जायन क्या कह रहा है। इसी दौरान वो चुपके से रूलन से कहा कि वो हमारे हीरो को डिस्ट्रैक्ट करे, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। शिजुन ने अपने पीठ के पीछे से एक चाकू निकाला और कंटिन्यू किया कि वो रूलन और जायन की शादी में बेस्ट मैन बनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। रूलन ने उसका साथ देना शुरू किया, हमारे हीरो से शादी करने को कहा। वो उससे कुछ भी ना होने पर भी माफ करने के लिए तैयार थी। क्या ये सच्चा प्यार नहीं था? उसे बस एक बात जाननी थी कि उसने ऐसी ताकत कैसे पाई और फिर वो उससे हमेशा के लिए प्यार करेगी। शुरू में लगा कि उसका जादू काम कर गया और शिजुन ने इसे अपने स्नीक अटैक का मौका समझा, लेकिन ये सब बेकार था। जायन आसानी से उनके असली इरादों को देख सकता था, उनके चीप गेम के जरिए। इसलिए वो रेडी था उनसे अभी का अभी डील करने के लिए। उसके आंखों से एक फायर का धारा निकली जो उस गंदे कपल को पकड़ गया और इस दुनिया को थोड़ा प्यूरिफाई किया अपकलिप्स से पहले। फ्लेम्स देखते हुए हमारे हीरो ने सोचा कि उसे ये ताकत क्यों मिली थी और समझा कि ये सब शिजुन और रूलन जैसे गंदे क्रीचर्स को दुनिया से साफ करने के लिए था। वो ऐसे सब गंदे लोगों को दुनिया से उगाल के रख देगा। इसी बीच सॉन्ग फैमिली के एस्टेट में उनका पूरा क्लैन इकट्ठा हुआ था ताकि क्लैन लीडर अपने एंसेस्टर्स को एड्रेस कर सके। सॉन्ग ने ऑल्टर के सामने झुका और अपने वेल्थ को लिमिटलेस बनाने के लिए ब्लेसिंग्स और मदद मांगी। एंसेस्टर्स का स्पिरिट ऑल्टर से दिखाई दिया और एंशिएंट स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स और एक लड़की का खून मांगने लगा। वो पिटिफुल एंशिएंट फ्लास्क जो मिस्टर सॉन्ग ने बड़े प्यार से एक्वायर की थी, स्पिरिट को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किया। उन्हें असली सैक्रिफाइस और असली आर्टिफैक्ट्स चाहिए थे। मिस्टर सॉन्ग ने प्रॉमिस किया कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ ही मिनटों में शिजुन लड़की और आर्टिफैक्ट के साथ आ जाएगा। लेकिन स्पिरिट को गुस्सा आ गया कि उसे इतनी अनग्रेटफुल डिसेंडेंट्स के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। उसकी गुस्से के बावजूद उसने उन्हें एक मैसेज दिया, एक वर्ल्ड वाइड अपकलिप्स 3 दिन में आने वाला है। ये सुनके सॉन्ग को ये अनबिलीवेबल लगा, लेकिन वो एंसेस्टर स्पिरिट के शब्दों को शक नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने तुरंत अपने क्लैन को बुलाया, उन्हें कहा कि अपने सारे मैन पावर और रिसोर्सेज लगाकर पानी और खाना बड़ी क्वांटिटीज में खरीद लें। अगर एंसेस्टर स्पिरिट जो कह रहा था वो सच था, तो दुनिया का अंत बहुत जल्दी आने वाला था। मिस्टर सॉन्ग ने अपने असिस्टेंट को भेजा कि वो जल्दी से शिजुन और उसके कैप्टिव्स को ढूंढ ले। उन्हें जल्दी से एक सैक्रिफाइस करना था। लेकिन कोई भी मूव करने का टाइम नहीं मिला जब एस्टेट का गेट तोड़ के टुकड़े हो गया। जायन ड्रामेटिक तरीके से सीन में आया, अपने साथ एक ट्रैश पीस शिजुन को खींचते हुए। अब मिस्टर सॉन्ग को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। बस एक प्रॉब्लम थी, शिजुन गलत हालत में आया था। हमारे हीरो खुद इस हॉर्नेट्स नेस्ट में आए थे। सॉन्ग हैरान हो गया अपने बेटे को ऐसे देखकर। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक लूजर और गरीब आदमी जैसे जायन ने अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे किया, और फिर फैमिली एस्टेट आके सब कुछ तोड़ दिया। सॉन्ग ने तुरंत क्लैन को ऑर्डर दिया कि इस बदतमीज को मार डालो। 1 डजन बैंडिट्स हमारे हीरो की तरफ दौड़े जो बस उनकी बेवकूफी पर हंस सकते थे। उसने अपनी आंखें बंद की और उनके लिए एक फायरी ग्रीटिंग प्रिपेयर की, और जब आंखें खोली तो आग फैल गई। जायन ने हर बैंडिट पर एक मार्क डाल दिया और उसके बाद कुछ भी उन्हें बचा नहीं सकता था। वो उनके रैंक्स के बीच आसानी से चल रहा था और आग बस उन्हीं पर गिरती थी जो उसे रोकने की कोशिश करते थे। अब वो अकेला था, डर से कांपते सॉन्ग के साथ, जो तुरंत अपनी सारी एरोगेंस खो चुका था। एक्सियन के पीछे गैंग के बाकी लोग आग में जल रहे थे और हमारे हीरो ने अब मेन विलन को सजा देनी थी। लेकिन अपने कोने में और डर से कांपते हुए भी
सॉन्ग हार मानने वाला नहीं था। उसके पास एक आखिरी हिडन ट्रम्प कार्ड था, एक गन, एंड वो बिना हेजिटेशन के इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, जायन ने अपनी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके गन को विलन के हाथ में ही उड़ा दिया। सॉन्ग दोनों हाथों में चोटों से जूझ रहे थे और हमारे हीरो ने उसे हंसकर कहा कि उसे कभी गन पाउडर के साथ खेलना नहीं चाहिए था। जायन अपनी स्ट्रेंथ से खुद को काफी समझ नहीं पा रहा था। चाहे वो लो लेवल का था, वॉइड फायर ने उसे जबरदस्त एबिलिटीज दी थी। इसके साथ वो एक वक्त में 10 फ्लेम सोर्सेज को कंट्रोल कर सकता था, हर एक का वॉल्यूम 10 स्क्वायर मीटर्स तक। लेकिन अगर आसपास एक्सप्लोसिव्स होते तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था। जब हमारे हीरो ने इस पर सोचा, तब सॉन्ग ने मौका देखकर ऑल्टर तक पहुंचने की कोशिश की और एंसेस्टर से मदद मांगने लगा। एंसेस्टर स्पिरिट ने सॉन्ग फैमिली के आखिरी एयर को मारने नहीं दिया, इसलिए उसने अपनी फ्लेम पावर से एक्सियन पर अटैक किया। इस फ्लेम की पावर, जो इविल स्पिरिट से एम्पलीफाइड थी, इतनी बड़ी थी कि हमारे हीरो भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने काफी डैमेज लिया और थोड़ा रिट्रीट करना पड़ा। उस वक्त मिस्टर सॉन्ग और क्लैन के बाकी मेंबर्स के जख्म भी ठीक हो गए। अब उसने अपना कॉन्फिडेंस और एंसेस्टर्स की ताकत वापस पाई और अपने हीरो के लिए बहुत जल्दी मौत की धमकी दी। लेकिन ये कैसे होगा, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करने में हेल्प करें। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाली शानदार मानवा कहानियों का मजा ले सकें।